राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है दोषों का गमन करना। अच्छा, दोष दो तरीके से गमन करते हैं। एक तो कोश से शाखा में गमन करते हैं और दूसरा शाखा से कोष्ठ में। ठीक है, तो इन दोनों से हम पढ़ेंगे। इसमें हम दोष के बारे में बात, प्रकोप के बारे में और एक शब्द आवरण वो भी बात करेंगे। ठीक है, अच्छा सॉरी। दोषों का कोष्ठ में शाखा में गमन। कोष्ठ से अभिप्राय क्या होता है? जो हमारे शरीर का मध्यम भाग है कोष्ठ कहलाता है। मासरोतस होता है, महानिम्न होता है, अमाशय, पक्वाशय, इन्हें कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कोष्ठ शब्द से अमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रुद्राशय, हृदय, उंडुक और फुफ्फुस का ग्रहण किया है। ठीक है, कंठ विवर से महास्रोत क्या होता है? कंठ विवर से गुद पर्यंत संपूर्ण आहार नाल को ग्रहण किया जाना चाहिए। यह तीन महास्रोत के तीन भाग हैं। कंठ विवर से अमाशय तक, ग्रहणी से उंडुक तक और उंडुक से गुद पर्यंत। तीन कौन कौन से हैं? कंठ विवर से अमाशय तक, ग्रहणी से उंडुक तक और उंडुक से गुद पर्यंत। इसे ही ऊर्ध्व भाग, मध्यम भाग और निम्न भाग कहा गया है। ऊर्ध्व, मध्यम और निम्न। ऊर्ध्व ऊपर की तरफ, मध्यम बीच में और निम्न नीचे की तरफ। शाखा का अभिप्राय क्या होता है? केवल रस को छोड़कर जितनी भी धातुएं हैं, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जितनी भी बाकी 6 जो धातुएं हैं वो शाखा का अभिप्राय है। अच्छा, दोषों का कोष्ठ से शाखा करने के निम्न प्रमुख कारण है। क्या क्या कारण? अधिक व्यायाम करने से, ऊष्मा की तीक्ष्णता से, हितकार आहार विहार सेवन न करने से, वायु की अति शीघ्र गति होने से। ठीक है, दोष कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं और वहीं पर अवस्थित होकर व्याधि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पुनः और हेतुओं को प्रतीक्षा उत्पन्न करते हैं तथा बिना और प्रकोप हेतुओं के बिना देश और काल को, कोई हेतु नहीं चाहिए होता, फिर ये देश और काल को नहीं देखते, किसी को नहीं देखते और क्या करने लगते हैं? प्रकोपित करते लगते हैं। अर्थात ये दोष देश काल आदि का बल प्राप्त कर के कुपित होकर अन्य स्थानों को भी कुपित होकर रोग उत्पन्न करने लगते हैं। अब दोषों का क्या हो गया? अभी तो हमने पढ़ा दोषों का कोष्ठ से शाखा में गमन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? शाखा से कोष्ठ में गमन। अभी हमने पढ़ा कोष्ठ से शाखा में, अब शाखा से कोष्ठ में। तो वातादि दोषों के अपने प्रकोप कारण से अधिक वृद्धि होने से, दोषों का विषयंत होने से, दोषों का पाक होने से, स्रोतस के मुख का विशोधन होने से, वायु का निग्रह अर्थात वायु का स्वाभाविक गति से दो शाखाओं को छोड़कर कोष्ठ में आ जाते हैं। जिन कारणों से वातादि दोषों की वृद्धि होती है, उन्हीं कारणों का यह गुणों का भी और अधिक सेवन कराने से दोष अधिक वृद्ध होकर शाखाओं से कोष्ठ में चले जाते हैं। स्नेहन स्वेदन से दोषों का विषयंत होने लगता है, कम होने लगते हैं। आम पाचन से दोषण की सामावस्था समाप्त हो जाती है, दोषों का पाक कहते हैं। स्रोतस मुख विशोधन के लिए स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन आदि संशोधन कर्म तथा दीपन पाचन कर्म किया जाता है। ठीक है, चरक ने क्या कहा है? श्लेष्मणा रुद्र मार्ग तत्व पित्तम कफेर्जया। श्लेष्मा द्वारा पित्त का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी अवस्था में कफ शमक, उष्ण, तीक्ष्ण आदि द्रव्यों से कफ एवं वात का शमन होना तथा पित्त की वृद्धि होना, परंतु कफ शमन होने से स्रोत समाप्त हो जाता है तथा वायु का भी निग्रह हो जाता है। क्या होता है? जब कफ ऐसी अवस्था में कफ शमक हो जाता है, क्या करेगा? श्लेष्म द्वारा पित्त का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, पित्त आगे नहीं बढ़ पाएगा तो कफ बढ़ता चला जाएगा और पित्त की वृद्धि हो जाएगी। पित्त तो आगे बढ़ नहीं पा रहा लेकिन उस जगह वृद्धि हो रही है और वात क्या हो जाएगा? अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे स्रोत समाप्त हो जाता है तथा वायु का भी निग्रह हो जाता है, जिसे वृद्ध पित्त कोष्ठ में आकर स्वतः शमित यानी कि कम हो जाता है। उसके बाद दोष दूष्य आश्रय भाव। ठीक है, अब आ गया, देखो ये हो गया दोषों का। अभी हमने पढ़ा दोषों का, क्या पढ़ा था? दोष का कोष्ठ से शाखा में जाना, कोष्ठ का कोष्ठ से शाखा में जाना। अब है अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि
दोष, दूष्य और आश्रय, आश्रयी भाव। दोष, दूष और आश्रय, आश्रयी भाव। तो दोष, दूष और आश्रय, आश्रयी भाव क्या है? वायु अस्थियों में आश्रित है, पित्त स्वेद और रक्त में, कफ रस रस मांस मेद अस्थि और शुक्र, इसलिए इन्हें आश्रय, आश्रयी भाव कहा जाता है। मतलब जो दोष का और जो दोष के साथ धातुएं आश्रित हो रही हैं, यानी कि जो दोष, दूष्य, दोष क्या है? जो शरीर को कुपित कर रहा है। दूष्य क्या है? जो कुपित हो रहा है। तो वायु अस्थियों पे आश्रित है, ठीक है। पित्त कहाँ? स्वेद और रक्त में। और कफ कहाँ? रस मांस मेद मज्जा और शुक्र में। इसलिए इन्हें दोष धातुएं आश्रय हैं और दोष उनका आश्रयी है। धातुएं आश्रय हैं और आश्रयी क्या है? दोष है। इसीलिए जो आहार विहार आश्रय यानी कि धातुओं की वृद्धि करता है, वही आहार विहार आश्रय की भी वृद्धि कर रहा है। तो आश्रय क्या है? धातु, और आश्रयी क्या है? दोष, ठीक है। फिर परंतु अस्थि और वात का अपवाद है। अस्थि को बढ़ाने वाले स्निग्ध मधुर आदि द्रव्य वायु का शमन करते हैं, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद दोषों का संशय प्रकोप आदि का हेतु क्या होता है? संशय प्रकोप और प्रशमन का हेतु क्या है, ये यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे कंप्लीट हो गए दोष दूष्यों का भाव, ठीक है। तो अब है दोष के संशय प्रकोपादि का हेतु। तो वात पित्त श्लेष्म एवं देह संभव हेतु, वायु पित्त एवं श्लेष्म, ये तीन ही शरीर की उत्पत्ति का कारण है। शरीर की समस्त क्रियाएं इन दोषों पर आधारित है। यदि ये दोष सम अवस्था में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, अगर विषम अवस्था में रहते हैं तो विकृति या रोग का कारण बन जाते हैं, अनेकों व्याधियों के जनक होते हैं। इसलिए दोषों को शरीर धारण करने से, धातु तथा विकृत होने से, शरीर को मलिन करने से मल संज्ञा दी गई है। स्वस्थ वृत्त का पालन करने से ये दोष सम अवस्था में बने रहते हैं तथा अवहेलना करने पर इन्हें विषमता आ जाती है, ठीक है। वायु का स्थान क्या है? वातः श्रोणी गुद संश्रय, वायु का स्थान श्रोणी एवं गुद है। पक्वाशय मध्य पित्तस्थ, पक्वाशय एवं अमाशय के मध्य पित्त का स्थान है, और पित्त का स्थान क्या बताया? अमाशय श्लेष्मा, अमाशय श्लेष्मा का स्थान है। पोष्य एवं पोषक भेद से या सूक्ष्म से स्थूल भेद से, पोष्य या सूक्ष्म दोष शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं स्थित हैं। पोषक या स्थूल दोनों के उक्त स्थान समझने चाहिए। स्वाभाविक हेतु अथवा मिथ्या आहार विहार, स्वाभाविक हेतु मिथ्या आहार, हम अपने उल्टे आहार विहार लेने से जब दोषों में अतिवृद्धि इसी प्राकृत अवस्था में होती है तो उसे संशय कहते हैं। जब हमारी विहार से, मिथ्या विहार से, उल्टे विहार से जो भी हमारे अंदर प्राकृत अवस्था में अतिवृद्धि हो रही है, दोषों की अतिवृद्धि हो रही है, तो उसे संशय कहते हैं। और जब दोष स्वस्थान में इतने वृद्ध हो जाते हैं कि उस स्थान को छोड़ने को उन्मुक्त हो जाए, तो उस दोष को मतलब उसे छोड़े ही उन्मुक्त मतलब वहीं पे जमे रहें, तो क्या हो जाती है? वो प्रकोप अवस्था हो जाती है। या ये कह सकते हैं उन्मुक्त मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएं और उसको भी बेकार कर दे, तो वो क्या हो जाए? प्रकोप अवस्था हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इतना ही। इसके बाद हम वात का, पित्त का, कफ का संशय प्रकोप पढ़ने के कारण पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।